भाग 45। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। अपना दिमाग शांत करो और ब्रेकफास्ट कर लो। अगर अब भी तुम्हारे दिमाग से ये भूत का बुखार नहीं उतरा तो तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। कल्पना गुस्से से उसे घूरने लगी। मैं एकदम ठीक हूं। तुम्हें तुम्हारे इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। अजीत बोला। मैं क्यों तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहूंगा भला? तुम्हारे लिए क्या नहीं किया मैंने? हमेशा से तुम्हारा साथ दिया है मैंने, तो अब क्यों मारूंगा? कल्पना बोली। क्योंकि मैंने तुम्हारा प्यार जो ठुकरा दिया। तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं हारा हुआ प्रेमी है जो मुझसे बदला लेना चाहता है। अजीत 1 मिनट तक उसे खामोश सा देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। विक्रम और उसके तीनों साथी खुश थे कि तीर निशाने पर लग रहा है। विक्रम ने उन तीनों को कॉल किया। इसे आज और डराओ, ये अब ज्यादा वक्त तक ऐसा टॉर्चर सहन नहीं कर पाएगी। मिस्टर सिंह, आपने अपना अगला प्लान तैयार कर लिया है ना? मिस्टर सिंह बोले। हाँ, इस कल्पना को इस तरह देख मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अब 2-3 दिन इसे पल पल पर इतना डराएंगे कि सच में पागल हो जाएगी। विक्रम बोला। तो आप अपना अगला प्लान शुरू कीजिए। विक्रम ने फोन रख दिया और काम में लग गया। घंटे भर बाद वह आंखों को बंद कर चेयर पर पीछे की तरफ टिक कर बैठ गया। वह सोच रहा था कि क्या कल्पना सच में उसके रास्ते से हटने वाली है। कुछ समय बाद उसके केबिन में एक एम्प्लॉय ने नॉक किया। विक्रम अब सीधा हो बैठ गया और अंदर आने की परमिशन दी। एक फीमेल एम्प्लॉय अंदर आई और विक्रम को फाइल दी। वह विक्रम के पास खड़ी हुई थी और उसे डिटेल्स बताने लगी। विक्रम के सामने बाकी हर एम्प्लॉय की तरह वो भी नर्वस हो रही थी कि पता नहीं कब विक्रम जरा सी गलती पर उस पर बरस पड़े। पेज पलटते वक्त उसका हाथ घबराहट में टेबल पर रखे गिलास से टकरा गया और उसका पानी विक्रम के कोट और पैंट पर थोड़ा फैल गया। विक्रम जल्दी से पीछे हो खड़ा हो गया और अपने कपड़ों को साफ करने लगा। यह देख उस एम्प्लॉय की डर से हालत खराब हो गई कि आज तो उसकी नौकरी गई। वह जल्दी से उसके कपड़े साफ करने के लिए आगे बढ़ी कि विक्रम ने उसे हाथ से ही दूर रहने का इशारा कर दिया। तो वो ठिठक कर रुक गई और रुंधे गले से बोली, आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। विक्रम ने अब उसकी ओर देखा तो एम्प्लॉय डर से कांपने लगी थी कि बस अभी सर सीधे उसे नौकरी से निकाल ही देंगे। तभी विक्रम की शांत आवाज उसके कानों में पड़ी। इट्स ओके, ये फाइल भी खराब हो गई है तो इसे लेकर जाओ। वह लड़की हैरान सी विक्रम को देखने लगी कि ये वाकई उनका खड़ूस बॉस है जो जरा जरा सी बात पर भड़कता था। विक्रम ने उसे वहीं खड़े देखा तो थोड़ा नाराज होकर बोला, शायद तुमने सुना नहीं, मैंने कहा जाओ। वह लड़की हड़बड़ा कर बोली, जी सर। वह जैसे ही वापस जाने को हुई कि विक्रम के टेबल से टकरा गई। इससे पहले वो गिरती कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ गिरने से बचा लिया। इतने में केबिन का दरवाजा खुला और सामने से विविधा मुस्कुराती हुई आ खड़ी हुई। उसकी नजर जब सामने उस लड़की और विक्रम के एक दूसरे के थामे हाथों पर पड़ी तो वो दंग रह गई। विक्रम ने विविधा की नजरें भांप ली कि वह कहां देख रही है और जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। विविधा उस एम्प्लॉय को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखने लगी। वह लड़की फाइल उठा तुरंत केबिन से बाहर निकल गई। विक्रम ने विविधा की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। तुम यहां? विविधा ने उसके कपड़े थोड़े गीले देखे तो और भी चिढ़ गई। क्यों नहीं आ सकती? ओह, शायद मेरे आने से तुम्हारे रोमांस में खलल पड़ गया। विक्रम हंस दिया। तुम भी ना, आओ बैठो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। विविधा उसके सामने खड़ी हो गई और टेबल पर जोर से उसका लंच रख अपना गुस्सा जताया। ये देने आई थी। विक्रम उससे कुछ कहता कि उसका फोन बजने लगा। वह अपनी चेयर पर बैठ कॉल रिसीव कर बातें करने लगा।
विविधा अपनी चेयर पर बैठ गई और विक्रम को देखने लगी। विक्रम को महसूस हो रहा था कि विविधा उसी की ओर देख रही है, पर इस वक्त कुछ कह भी नहीं सकता था। वह बातें करने में लगा रहा। दूसरी ओर कल्पना घर में अकेली थी कि उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी चीज को घसीट रहा हो। वह कमरे से बाहर निकल कर आई तो एक और मिस्टर सिंह बड़े से हथौड़े को घसीटते हुए उसी की ओर बढ़ रहा था। तुम नहीं बदली ना, तुम कभी नहीं बदल सकती। आज तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। कल्पना ने देखा कि उस हथौड़े और फर्श पर खून बिखरा पड़ा था। कल्पना डरकर जल्दी से अपने कमरे में वापस दौड़ गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अचानक से पूरे घर में अंधेरा छा गया और मिस्टर सिंह उसके कमरे के दरवाजे को पीटने लगे। कल्पना, तुम सुन रही हो ना? दरवाजा खोलो। कब तक लुका छिपी खेलोगी? कल्पना वहीं दरवाजे पर पीठ लगा के बैठ गई। कुछ देर तक मिस्टर सिंह के दरवाजे पर आवाज आती रही और वो दरवाजे पर हथौड़े को मारने लगे। कल्पना डर से चीखती रही। फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। थोड़ी देर तक कल्पना डर से कांपती रही कि अंधेरे में पता नहीं कहां से मिस्टर सिंह आ जाए। कहीं वो उसे फंसा तो नहीं रहा ताकि मैं दरवाजा खोल दूं। उसे अब अपने नीचे कुछ गीला सा महसूस हुआ। दरवाजे के नीचे बाहर से कुछ बहकर आ रहा था। कल्पना ने कांपती उंगलियों से दरवाजे के नीचे छुआ और उंगलियों को अपने चेहरे के पास लाकर देखा तो वह खून था। कल्पना बुरी तरह चीख गई और दरवाजा खोल बाहर की ओर भागी कि मिस्टर सिंह ने गर्दन से उसे पकड़ लिया और पास ही रखी हुई बकेट में उसका मुंह डुबो दिया। विक्रम ने फोन रखा और विविधा की ओर देखा। अब क्या किया मैंने? विविधा बोली। तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है ना? विक्रम बोला। विविधा, मैं बोल रहा हूं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। विविधा ने विक्रम के कपड़ों की ओर देखा। तुम्हारे कपड़े कैसे भीगे? इस केबिन में बारिश हुई थी क्या? विक्रम बोला। यार विविधा, प्लीज अब ये टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव मत करो। उस लड़की के हाथ से टेबल पर रखा ग्लास गिर गया, फिर केबिन से निकलते वक्त वो टेबल से टकरा गई, तो उसे गिरने से बचाने के लिए ही उसका हाथ पकड़ा था। इतनी सी बात पर कोतवालों की तरह पूछताछ करना शुरू हो गया तुम्हारा। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तुम्हें अपना करमचंद जासूस वाला दिमाग यहाँ चलाने की जरूरत नहीं है। विविधा हैरान सी उसे देख रही थी कि अभी तो उसने ठीक से गुस्सा भी नहीं किया था और विक्रम उस पर बरस पड़ा। उसने विक्रम को शांत करने की कोशिश की। तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? मैंने तो इतना कुछ कहा भी नहीं तुम्हें। विक्रम बोला। तो क्या तुम्हारे कहने का इंतजार करूं? कब से देख रहा हूं कि घूरे जा रही हो। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। विविधा गुस्से से उठकर दूर रखे सोफे पर हाथ बांधकर बैठ गई। उसे दूर जा बैठा देख विक्रम ने मन ही मन राहत की सांस ली कि उसकी ट्रिक काम कर गई। इससे पहले विविधा उस पर गुस्सा करती, उसने पहले ही गुस्से का नाटक कर उसे चुप करा दिया। वह अपने काम में उलझ गया कि अब आराम से फोकस कर पाएगा। कुछ देर बाद उसे विविधा के सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने नजरें उठाकर देखा तो विविधा रो रही थी। विक्रम यह देख जल्दी से उठकर उसके पास पहुंचा। तुम रो क्यों रही हो? विविधा सुबकते हुए बोली। तो और क्या करूं? तुमने कितना ज्यादा डांटा मुझे, जबकि मैंने तो ढंग से कुछ कहा भी नहीं था। विक्रम बोला। मैं सच में थोड़े डांट रहा था, वो तो मैं तुम्हारे गुस्से से बचने के लिए खुद गुस्सा होने का नाटक कर रहा था। विविधा कुछ देर के लिए उसे देखती रही, फिर आंसू पोंछ हंसने लगी। तो मैं भी तो नाटक कर रही थी ताकि तुम अपना सच खुद कबूल कर लो। विक्रम ने अपना सिर पीट लिया। क्या करूं मैं तुम्हारा? विविधा बोली। बस इतना ही कि भूल कर भी किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना। विक्रम बोला। अच्छा।
हाँ, वरना मेरे हाथों से किसी का खून हो जाएगा। विक्रम हंसते हुए उसके पास बैठ गया। तुम सच में बहुत शैतान हो। क्या करूं? तुम्हारे साथ शराफत से गुजारा भी तो नहीं होता। घंटे भर साथ रहने के बाद विविधा वापस घर चली गई। उधर कल्पना का पानी से दम घुटने लगा और वह बुरी तरह हाथ पैर मारने लगी। मिस्टर सिंह ने उसका मुंह पानी से बाहर निकाला। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना, तुम कभी नहीं सुधर सकती। मिस्टर सिंह ने एक बार फिर से उसका सिर बकेट में डाल दिया। ऐसा उन्होंने 3-4 बार किया और कल्पना पर अपनी पकड़ ढीली कर दी ताकि वो वहां से भाग सके। कल्पना मिस्टर सिंह को धक्का दे वहां से भाग गई। उसे जाते देख मिस्टर सिंह कल्पना के कमरे में आए और वहां फर्श पर बिखरे पड़े नकली नाखून से कुछ लिखा और जल्दी से वहां से बाहर निकल गए। कल्पना ने खुद को अजीत के कमरे में बंद कर लिया था। घंटे भर तक वह वहीं बैठी रही। जब कोई आवाज नहीं आई तो बाहर निकली। कल्पना मिस्टर सिंह को इधर उधर ढूंढने लगी कि वह कहाँ है, लेकिन वो होते तो मिलते ना। कल्पना अपने कमरे में पहुंची तो उसकी नजरें कमरे के फर्श पर लिखी लाइंस पर पड़ी। तुम जहां जहां जाओगी मैं वहां वहां आऊंगा। कल्पना यह पढ़ बुरी तरह डर गई। तभी जोरावर का फोन आ गया। कल्पना ने डरते हुए फोन रिसीव किया। हेलो, जोरावर बोलता है। मैं सोच रहा हूं कि उस विक्रम को जहर दे देते हैं मैडम। कल्पना सोचने लगी कि एक रमन ही उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। क्या पता कल को विक्रम भी भूत बनकर मेरे पीछे पड़ जाए। मैं कोई और तरीका देख लूंगी पैसों का, लेकिन मुझे पैसे चाहिए क्या? इसी तरह के ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। वह अजीब सी हरकतें करने लगी। तुम कुछ मत करो, मैं देख लूंगी। मैंने क्या कहा था तुमसे? अगर तुमने कुछ किया तो वो भूत बनकर मुझे मार डालेगा, रमन भी मार डालेगा, तुम सब मार डालोगे। दोबारा मुझे फोन मत करना। मुझे पता है कि तुम उनसे मिले हुए हो। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। दोबारा फोन किया तो तुम्हें मार डालूंगी। जोरावर सोचने लगा कि मैडम जी को क्या हो गया है, पगला गई हैं क्या? ओ मैडम, बौरा गई हो क्या? नहीं करवाना काम तो मत करवाओ, लेकिन जोरावर पैसे वापस नहीं करेगा। पहले जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाओ। फोकट का टाइम नहीं है मेरे पास। जोरावर ने फोन रख दिया और पास ही खड़े गुंडे से बोला, कैंसिल करो रे उस विक्रम को मारने का प्रोग्राम। शाम को ललिता बुआ अपना ठेला ले बाजार पहुंच गईं और अपनी दुकान जमा ही रही थी कि मेघा वहां आ गई बेशर्मों की तरह ठेला उठाए। ललिता बुआ बस मुस्कुरा कर रह गईं। मेघा ने अपने आप ही एक प्लेट राजमा चावल ले लिए और खाने के बाद जूठी प्लेट को वहीं छोड़ जाने लगी कि ललिता बुआ ने उसे टोका, ये प्लेट डस्टबिन में डालो और खाने का पैसा देके जाओ। मेघा चौंकी। क्या? ललिता बुआ बोली। हिंदी समझ नहीं आती? मेघा बोली। आती है, लेकिन मैं बेटी हूं आपकी, मुझसे ही पैसे मांगेंगी आप? ललिता बुआ बोली। शुक्र है कि तुझे इतना तो याद है, लेकिन ये मेरे धंधे का उसूल है कि लालची लोगों को मुफ्त नहीं खिलाना। चुपचाप पैसे निकाल। मेघा बोली। मैं नहीं देने वाली। वह जैसे ही कुछ कदम बढ़ी कि पीछे से ललिता बुआ की आवाज आई, ठीक है, मैं अभी शोर मचाती हूं कि तू चोरनी है। मेघा बोली। मेरे पास पैसे नहीं है अभी, बाद में दे दूंगी। ललिता बुआ बोली। नहीं, अभी देने होंगे। मेघा बोली। कहां से दूं जब है ही नहीं तो? ललिता बुआ ने पास रखे 2-4 जूठे बर्तन जो राजमा चावल रखने के लिए इस्तेमाल हुए थे उसकी तरफ बढ़ा दिए। तो इन्हें पास ही वाले नल से धोकर ला। मेघा सोचने लगी कि आजकल ललिता बुआ का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या कर दे।
पता पड़ा भीड़ से ही पिटवा दिया मुझे तो। वह अपने स्कार्फ से मुंह ढककर बर्तनों को उठाकर धोने चली गई और बड़बड़ाने लगी, एक दिन मेरी भी किस्मत बदलेगी सिंड्रेला की तरह, तब इन सबको सबक सिखाऊंगी। घंटे भर बाद ललिता बुआ अपने ठेले पर खड़े ग्राहकों को उनका ऑर्डर किया खाना दे रही थी कि सूट पहने एक आदमी आया और एक प्लेट छोले भटूरे मांगे। ललिता बुआ ने फटाफट से उस आदमी को उनकी प्लेट पकड़ा दी। उस आदमी को ललिता बुआ के हाथ के बने छोले भटूरे बहुत पसंद आए। उसने कुछ दिन बाद अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में ललिता बुआ को छोले भटूरे बनाने का ऑर्डर दे दिया। यह सुन ललिता बुआ बहुत खुश हो गईं। अजीत घर लौटा तो कल्पना को घर के बाहर सड़क पर बैठा पाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर के अंदर जाती हूँ तो रमन तंग करता है, मुझे मारने की कोशिश करता है। अजीत झल्ला पड़ा। कौन रमन? कोई रमन नहीं है यहाँ। वो मर गया तो यहाँ कैसे आएगा? भूत वूत कुछ होता ही नहीं है। सब तुम्हारे दिमाग की उपज है या तुम्हारा गिल्ट है जो इस तरह बाहर निकल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रही। अंदर मेरे कमरे में खून फैला पड़ा है और आज रमन ने मुझे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की। वो जोरावर भी उससे मिला हुआ है, तुम भी मिले हुए हो। कल्पना पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगी। अजीत को उसकी इस हालत पर तरस आ रहा था। वह उसे समझा बुझाकर घर के अंदर ले गया। वहां उसने देखा तो घर एकदम ठीक था। कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं था जैसा कल्पना ने बताया था। और होता भी कैसे? मानसी जी और पीयूष जी ने सब कुछ साफ जो कर दिया था। अजीत ने कल्पना को शांत कर सुला दिया और एक डॉक्टर को कॉल कर सब कुछ बता दिया। डॉक्टर ने बताया कि कल्पना को बहुत स्ट्रेस है, इसलिए वो मरे इंसान को देख पा रही है। उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त आराम करने की जरूरत है। अजीत कल्पना के पास बैठ गया। लगता है इसे इस बात का तनाव है कि अगले 3 दिन में ये अगर पीयूष के पैसे ना लौटा पाई तो इसे जेल हो जाएगी। क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं जो इसे बचा सकूं। विक्रम ऑफिस से घर के लिए निकला ही था कि विविधा का फोन आ गया। वह रो रही थी। विक्रम ने जब उसे रोते हुए सुना तो मुस्कुरा दिया। अब कौन सा नया नाटक कर रही हो बीवी जी? विविधा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी ही रौ में बोलती चली गई। विक्रम, जल्दी से सीके हॉस्पिटल पहुंचो। स्कूल से लौटते वक्त काका और आरुषि का एक्सीडेंट हो गया है। विक्रम ने यह सुना तो तुरंत फोन जेब में रख सीधे सीके हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते भर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहा कि उन दोनों को कुछ ना हो। कुछ देर बाद वह हॉस्पिटल पहुंचा तो विविधा रोती हुई मिली। विक्रम उसके पास आया। क्या हुआ? काका और आरुषि कहाँ हैं और कैसे हैं वह दोनों? किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन काका खतरे से बाहर हैं, पर आरुषि के सिर पर चोट है। उसे अभी डॉक्टर देख रहे हैं। कहते हुए उसने सामने आईसीयू की तरफ इशारा कर दिया। विक्रम जल्दी से भागकर आईसीयू के बाहर आया। वह अभी बंद था। विविधा रोते हुए उसके पास आ बोली, कांच के कुछ टुकड़े उसके सिर में लगे हैं, डॉक्टर्स वही निकाल रहे हैं। विक्रम यह सुनकर आरुषि की तकलीफ का अंदाजा कर उदास हो गया। उसने रोती हुई विविधा को अपने सीने से लगा लिया। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अगले ही पल उसे काका की याद आई। काका कहाँ हैं? विविधा ने एक प्राइवेट वार्ड की ओर इशारा किया तो विक्रम तेज कदमों से उस ओर चल दिया। कुछ समय बाद विक्रम वार्ड के अंदर काका के बिस्तर के पास बैठा था। उनके भी सिर पर चोटें थीं, कुछ खरोचें हाथों पर भी थी। विक्रम ने उनके हाथ को अपने हाथों में ले लिया और बड़ी ही फिक्र से उन्हें देखते हुए बोला, काका। काका ने कुछ नहीं कहा तो विक्रम कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। काका उसके लिए पिता से कम मायने नहीं रखते थे। वह भले ही उनसे लड़ता झगड़ता रहा हो, लेकिन प्यार भी उतना ही करता था। उनकी और आरुषि की ऐसी हालत देख विक्रम की आंखें नम हो गईं। उसने अब खुद को संभाला
और उठकर वार्ड से बाहर निकल गया। विविधा भी उसके पीछे चलने को हुई, लेकिन विक्रम ने उसे वहीं रुकने को कहा। वह एक तरफ दूर जा खड़ा हुआ और काका आरुषि के गार्ड्स को फोन किया। कहाँ हो तुम लोग? उन लोगों ने बताया कि वो वहीं हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। विक्रम ने बोला, मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने। विक्रम तुरंत हॉस्पिटल के बाहर निकल उन लोगों से मिला। उसने गुस्से से आकर अपने सामने खड़े गार्ड की कॉलर पकड़ उसे बुरी तरह से झंझोड़ दिया। कितने पैसे लिए तुम लोगों ने अपनी ड्यूटी से गद्दारी करने के लिए? बोलो, किसने किया ये सब? यह सुनकर चारों गार्ड एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक जो सीनियर गार्ड था वह आगे बढ़ा। सर, हम लोगों ने कोई पैसे नहीं लिया और हम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। विक्रम ने उस सामने वाले गार्ड को छोड़ दिया और सीनियर गार्ड से बोला, हाँ, वह तो मैं देख रहा हूं कि तुम लोग कितने अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे हो। मेरे काका एक तरफ बेहोश पड़े हैं और मेरी बहन का ऑपरेशन चल रहा है। कैसे हुआ यह सब? किसने किया यह? तुम्हारे होते हुए उन्हें खरोच भी कैसे आ गई? सीनियर गार्ड ने बोला, किसी ने कुछ नहीं किया सर, यह महज एक एक्सीडेंट ही था। दयाल जी हर रोज की तरह ही आरुषि को साथ लेकर घर लौट रहे थे और हम भी उनके पीछे ही थे कि अचानक से उनका बैलेंस गाड़ी से बिगड़ गया और गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई, जिससे उनके सामने वाला शीशा टूटकर उन पर और आरुषि पर गिर पड़ा। हम लोगों ने तुरंत ही उन दोनों को वहां से निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लेट हो जाने पर बीच रास्ते में दयाल जी को विविधा मैम का फोन आया, तो हमने अनजान राही बनकर उन्हें इनके एक्सीडेंट के बारे में बता दिया। उन दोनों को हॉस्पिटल एडमिट कर और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते करते विविधा मैम यहाँ आ गईं और उन्होंने आपको कॉल कर दिया। विक्रम अब थोड़ा शांत हो गया और जिस गार्ड की कॉलर पकड़ी थी उसे सॉरी बोला। तुम लोग चौकन्ने रहना, हो सकता है कि वह औरत इस मौके का फायदा उठाए। या तो वह खुद ही आ सकती है या फिर किसी और को भेज सकती है। हम तैयार हैं सर। विक्रम हॉस्पिटल के अंदर आया तो विविधा जल्दी से उसके पास आई। काका को होश आ गया है। विक्रम ने यह सुना तो भागकर उनके पास पहुंचा। काका को बैठा देख वह तुरंत उनके पास आया और गले लग गया। आप ठीक तो है ना? काका मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा सिर में दर्द है। तुम्हें क्या लगा कि इतनी आसानी से पीछा छूट जाएगा तुम्हारा? विक्रम मुस्कुरा दिया। ये हुआ कैसे? आप तो बहुत सेफली ड्राइव करते हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं बीच रास्ते में मेरा सिर घूमने लगा और इतने में ही गाड़ी से बैलेंस बिगड़ गया। उम्र हो चली है, शायद इसी वजह से यह सब हुआ है। विक्रम आदेशात्मक लहजे में बोला, आज के बाद आप कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर? विक्रम लगभग चीखते हुए बोला, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? घर में इतने नौकर चाकर हैं और अगर वो भी कम पड़ते हैं तो और रख लीजिए, लेकिन अब आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपको जो भी काम करवाना है उनसे कह दिया कीजिएगा। अच्छा ठीक है, अब तुम अपना बीपी मत बढ़ाओ। नहीं करूंगा कुछ, बस पड़ा रहूंगा आलसी मगरमच्छ की तरह। ठीक है? विक्रम अब शांत हो गया। दयाल काका की नजर एक तरफ खड़ी विविधा पर पड़ी। अब तुम क्यों रो रही हो? यह महिषासुर कम डांटता है क्या जो तुम ऐसे रोकर मुझे और डांट पड़वाना चाहती हो? विविधा ने हंसकर अपने आंसू पोंछ लिए। काका को एकदम से आरुषि की याद आई। आरुषि? आरुषि कैसी है और कहाँ है वो? विविधा उदास हो गई। उसे अभी तक होश नहीं आया है, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दयाल काका का गला रुंध गया। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी वजह से मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए, वरना मैं जी ना सकूंगा। इससे तो मेरी बच्ची के बदले मेरी जान ले लेते। विक्रम अपने मन को छुपाते हुए बोला, काका अब आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं, हमारी आरुषि एकदम ठीक हो जाएगी। विविधा ने भी काका को दिलासा दिया और उन्हें आराम करने के लिए लिटा दिया। अजीत एक बार फिर विक्रम के घर पहुंचा कि वह तो इस वक्त ऑफिस होगा, तो वो क्यों ना एक बार विविधा और दयाल काका से बात करे कि वो लोग विक्रम को कुछ मदद के लिए मना सकें।
क्योंकि कल्पना है तो आरुषि की माँ ही। और अगर फिर भी विक्रम ऐसा करने को राजी ना हो तो वो अपना बिजनेस तक उसको बेचने के लिए तैयार हो गया था, ताकि उसकी कीमत से वह पीयूष का पैसा लौटा सके। लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि काका और आरुषि का एक्सीडेंट हो गया है, तो सभी वहीं हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल का नाम पूछकर अजीत जल्दी से वहां पहुंचा। वह अभी रिसेप्शन से आरुषि और दयाल काका के बारे में जानकारी ले ही रहा था कि उसे कुछ दूर सामने गैलरी में खड़े विक्रम विविधा दिखे, जो डॉक्टर से बात कर रहे थे। अजीत उनकी तरफ चल पड़ा। वह उनके करीब पहुंचा कि उसे उन दोनों के साथ खड़े डॉक्टर की बातें सुनाई दी। डॉक्टर बोला, हमें आरुषि के लिए ब्लड चाहिए, AB नेगेटिव। अभी हमारे स्टॉक में वह खत्म हो गया है। तो अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाए थे कि पीछे खड़ा अजीत बोला, मेरा ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। विक्रम और विविधा ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने अजीत को देख वहां विविधा ने राहत की सांस ली कि अब आरुषि ठीक हो जाएगी। तो वहीं विक्रम के चेहरे पर कसाव बढ़ गया और दिल इस डर से जोर जोर से धड़कने लगा कि कहीं अजीत को शक ना हो जाए कि आरुषि उसकी बेटी है। आरुषि के खुद से दूर जाने के ख्याल से ही विक्रम का दम घुटने लगा था। उसने फटाफट से अपनी टाई की नॉट लूज की और खुद को सहज दिखाने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर अजीत से बोले, ठीक है तो फिर आप जल्दी कीजिए। अजीत डॉक्टर के साथ चल पड़ा। वह जैसे ही विक्रम के करीब से गुजरा कि उसने उसे रोक दिया। तुम रहने दो, मैं कहीं और से अरेंज कर लूंगा। अजीत मुस्कुराया, जानता हूं कि किसी का एहसान नहीं लेते तुम, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहोगे क्योंकि कल्पना के साथ जुड़ा हुआ हूं। लेकिन हम लोगों के बीच जो भी दिक्कत है उनसे उस बेचारी आरुषि को क्यों परेशान करना। डोंट वरी, कोई एहसान नहीं कर रहा हूं तुम पर। आरुषि तुम चौहान्स के पास आने से पहले ज्यादातर वक्त मेरे साथ ही रहती थी। मेरी बच्ची जैसी है वो, बचपन से अपनी गोद में खिलाया है। उसकी मदद मैं दिल से कर रहा हूं, ना कि किसी स्वार्थ के लिए। विविधा ने विक्रम को तटस्थ भाव से खड़े देखा तो बोली, जाने दो विक्रम, ये कल्पना के साथ भले ही हैं पर उसकी तरह गिरे हुए नहीं हैं जो ऐसी ओछी हरकत करेंगे। विक्रम ने ना चाहते हुए भी अजीत का रास्ता छोड़ दिया क्योंकि वह अपनी आरुषि को हर हाल में सही देखना चाहता था। डॉक्टर और अजीत के जाने के बाद विविधा ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। परेशान ना हो, अजीत जी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और आरुषि को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि जितना प्यार तुम उससे करते हो उतना ही प्यार वह भी तुमसे करती है। विक्रम ने गहरी सांस ली। काश ऐसा ही हो। कुछ वक्त बाद अजीत ब्लड देकर बाहर निकला और एक और परेशान खड़े विक्रम के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। टेंशन मत लो, आरुषि जल्दी ही ठीक हो जाएगी। विक्रम ने उसके हाथ की तरफ देखा तो अजीत ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। विक्रम बोला, तुम यहां क्या कर रहे थे? अजीत बोला, गया तो किसी काम से था तुम्हारे घर, लेकिन वहां जाकर जब यह सब पता चला तो आ गया कि तुम्हें किसी मदद की जरूरत ना हो। क्या काम था तुम्हें? अजीत ने उसे एक बार को देखा, फिर अपनी ही किस्मत पर हंसकर रह गया। रहने दो, इस वक्त इस बारे में बात करना ठीक नहीं। तुम आरुषि और काका का ध्यान रखो। अजीत जाने को हुआ कि विक्रम ने फिर से उसे टोका। कहते क्यों नहीं कि क्या काम था? अजीत बोला, मैं विविधा और दयाल काका जी को समझाने आया था कि वो लोग तुमसे कहें कि तुम कल्पना के कर्ज को उतारने में मदद करो, और अगर ऐसे मदद नहीं कर सकते तो मैं अपना बिजनेस तुम्हें बेचने को तैयार हूं, सिर्फ इसलिए कि तुम कल्पना का कर्ज चुका पाओ। हाँ। विक्रम अब अजीत की ऐसी मोहब्बत को देख हंसने लगा कि अजीत पर उसकी इस सोच के लिए तरस खाए या गुस्सा करे। ललिता बुआ खुद को पार्टी का ऑर्डर मिलने पर बहुत खुश थीं। उन्होंने एक सेकंड हैंड स्कूटी भी किश्तों पर अपने लिए ले ली थी और चलाना भी सीख लिया था। रात को वह अपना ठेला समेट ही रही थी कि उन्होंने मेघा को एक बड़ी सी गाड़ी में जाते हुए देखा।
उसके साथ एक लड़का था जो ड्राइव कर रहा था। बुआ ने जब यह देखा तो अपना सिर पकड़ लिया। ना जाने इस लड़की को कब अक्ल आएगी। महंगी गाड़ी देखकर किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। भले ही जैसी भी हो, लेकिन मैं ऐसे किसी भी लड़के के साथ नहीं जाने दे सकती इसे। ये मेरे ही दिए संस्कारों की वजह से ऐसी बनी है। ललिता बुआ ने पास के ठेले पर बैठी एक लेडी को, जो अब उनकी दोस्त बन चुकी थी, अपने ठेले का ध्यान रखने को बोला और अपनी स्कूटी ले उस गाड़ी के पीछे लगा दिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।